सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से जरूर से जुड़े। काफ़ी सारा कंटेंट हम लोग कवर करते हैं। 5M सीरीज़ ऑलरेडी आपकी हो चुकी, वीडियो अपलोडेड है जिसमें प्रीलिम से स्पेसिफिक कंटेंट आपका कवर होता है। तो 24-25 की तैयारी करना तो उस कंटेंट को ज़रूर से गो थ्रू हूँ। और द हिंदू एनालिसिस के अंदर जैसा मैंने आपको कहा कि टॉपिक्स को पिक करना पड़ता है, जोग्राफी के, एनवायरनमेंट और इन सब के। तो आज जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, मिंडानाओ आइलैंड के बारे में एक टॉपिक आपका ये बनता है, दैट इज़ मिंडानाओ आइलैंड। देन वी हैव लुआंग। लुआंग प्रभांग है, ये मैपिंग के और कल्चर के कंटेक्स्ट में है। द प्यूरी पैचा, ये भी कल्चर के कंटेक्स्ट में है। और ये इकोनॉमी का टॉपिक है, पेटीएम यूनिट बैन के हुआ है। और ये एडिटोरियल का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, इंडियन लोकल करेंसी गवर्नमेंट बॉन्ड टू बी लिस्टेड बाय जेपी मॉर्गन। फिर जो मेंस का क्वेश्चन वो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही मतलब आपको सर्च करना पड़ेगा, तब न्यूज़पेपर से एक्सट्रैक्ट निचोड़ जो है वो निकलता है। और जैसा मैंने आपको कहा है बार बार कि जैसा आप एक बार से अगर नज़र आप पेपर से निकालेंगे तो आपको लगेगा यार ये टॉपिक कहाँ ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं स्क्रीनशॉट भी डालता हूँ, है ना। न्यूज़पेपर का जो स्क्रीनशॉट है और आज का ही होता है। हो सकता है आपके मन के अंदर हो जाए कि यार ये कहीं और दिन का तो नहीं है, तो ये आज का ही न्यूज़पेपर होता है। ई पेपर जो द हिंदू का होता है उसमें हम लोग ये कंटेंट को कवर, उसके माध्यम से कंटेंट को कवर किया जाता है। तो ये एडिटोरियल का टॉपिक है, ये बिजनेस वाले पेज में आए हैं, ये दो इमेजेस तीनों आई हैं, तो इसको देखेंगे। आज मेंस का क्वेश्चन देख लो, जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है और डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल हो सकता है, 10 नंबर का है। आप अपने आंसर सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पर शेयर करें। कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करें। और भारत में आपदा प्रबंधन में तकनीकी विकास की भूमिका को आपको स्पष्ट करना है, लिखने की हैबिट डालें। एंड अगेन अभी आपका 30% ऑफ आज भी है, ठीक है। तो ये डिटेल कोर्स है करंट अफेयर्स का इसी के अंदर, क्योंकि आप लोग में से बहुत मैसेजेस आए कि सर हम जो है मतलब 30% वाला आप कुछ करिए। तो ठीक है, चलो ये 30% आपके लिए रहेगा, डिटेल कोर्स जो रहेगा। और अभी ये एक्टिव ऑफर है, इसमें देखो मेरे द्वारा जो है आपको 2 साल का कंटेंट कवर किया जाएगा। सिर्फ 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को ज्वाइन करना है। बाकी अगर कोई 25-26 की कर रहा है, प्लीज़ आपको नहीं करना है ज्वाइन। आप लोग बस द हिंदू और 5M सीरीज़ को फॉलो करते रहें। और इसमें मेरे द्वारा ये सब कंटेंट 2 साल का, जिसमें 1000+ क्वेश्चंस भी मैं आपको PDF के फॉर्मेट में जो है वो आपको रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहना। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी रहेंगी, रिवीजन भी रहेगा, PDF जो आपको हैंड रिटन नोट्स और PDF आपको अवेलेबल रहेगी। 10 फरवरी से हमारी क्लास जो है शुरू हो जाएगी। वीडियो मतलब आपको 10 फरवरी से मिलने लग जाएंगे। तो वो थोड़ा सा उसमें एनिमेशन और ये सब का भी इस्तेमाल आपका रहेगा, तो अच्छे फॉर्मेट में आपको कंटेंट मिलेगा। तो आप अपना रिवीजन करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो 24 की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आप जो सौरभ पांडे CSE ऐप और सौरभ पांडे UPSC.com में विजिट करेंगे तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, जिसमें मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, CSAT का कोर्स है, जैन सर का है। उसके बाद UPSC प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम है। UPSC प्रीलिम्स मेंटरशिप अब आपको ज्वाइन नहीं करना क्योंकि बैच मैंने क्लोज कर रखा है। और उसके अलावा डेली आंसर राइटिंग भी आपको ज्वाइन नहीं करना, प्रीलिम्स के बाद मैं इसको अपडेट करूँगा। और ये टेस्ट सीरीज़ है, इसका 16वां टेस्ट इस संडे को है। और ARC रिपोर्ट आप कर सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट ARC रिपोर्ट से एक रिपोर्ट इसमें और डालूंगा मैं वीडियो। तो और ये है आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल, इसका बैच 2 चल रहा है, तो इसके वीडियोस आते जाएंगे। इसमें लगभग आपके 70 के आसपास वीडियोस हैं, तो अभी लगभग आप देखो अराउंड 30-31 वीडियोस उसमें अपलोडेड हैं, बाकी अपलोड हो जाएंगे। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कवर हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। चलो पहला टॉपिक देख लेते हैं, मल्टी स्ट्रॉन्ग अप्रोच की बात करें तो ये देखो, ये इंटरनेशनल रिलेशन का जब आप पेज देखोगे, ई पेपर की मैं बात कर सकता हूँ, हो सकता है आप फिजिकल पेपर में देखें तो आपको ना दिखे। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेंशन है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है फिलीपींस के मिंडानाओ आइलैंड के बारे में, तो एटलीस्ट हमको इसके बारे में वी नीड टू नो अबाउट इट, जानकारी होना चाहिए। तो मिंडानाओ बेसिकली क्या, सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, कहाँ पे, फिलीपींस में। लुजोन के बाद इसे कंसिडर किया जाता है। और 7th मोस्ट पॉपुलस आइलैंड के वर्ल्ड का माना जाता है। और ये जो है ये आपका बेसिकली देखा जाए तो लाइक इफ यू टॉक, इट इंक्लूड्स एडजेसेंट आइलैंड, नोटेबली सुलू आर्किपेलागो, यहीं पे इसके पास ही लोकेटेड है। तो ये थोड़ा सा आप लोग मैपिंग में देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका साउथ चाइना सी रीजन, ये फिलीपींस है। ऊपर वाला तो ये देखो लुजोन स्ट्रेट कहते हैं हम इसको, ऊपर अगर थोड़ा मैं बड़ा करके दिखा दूँ तो ये लुजोन स्ट्रेट इसको कहा जाता है। और ये लुजोन आइलैंड आ गया, ये फिलीपींस सी आ गया, पैसिफिक ओशन में सब कुछ। यहाँ सुलू सी आ जाता है, सेलिबस सी आ जाता है, और नीचे साइड आपका मिंडानाओ आइलैंड है।
देखो लुजॉन ऊपर साइड है और ये सदर्न साइड पे लोकेटेड है। और यहाँ पे सुलू आर्किपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी प्रेजेंट है। और ये सुलू सी है, समुद्र का जो ये सुलू सी इसका नाम रखा गया है। ये सब तो ये सब मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, मैपिंग कंटेक्स्ट में चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं, आइडिया होना चाहिए। तो ये देखो इतना हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी के प्रश्न जो आजकल समय पर आप देखोगे तो इन्हीं एरिया से होता है। आपने स्टैटिक कहीं से भी पढ़ी हो तो स्टैटिक आप जहाँ से भी पढ़ें उसको तो ठीक है, उसको कवर करना है, बट जो ये एडवांस पार्ट होता है जिसमें भारी भारी भरकम प्रश्न आते हैं तो उसमें नज़र बना के आपको इस सेशन में रखनी है, नोट्स बनाते रहना है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डैम प्रोजेक्ट्स अक्रॉस मेकॉन्ग रिवर इन लायोस स्ट्रेट। तो ये लायोस स्ट्रेट ये भी ई पेपर के अंदर जो है, जो आपका ई पेपर प्रॉपर द हिंदू का आता है उसमें ये है। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये ज्योग्राफी और कल्चर दोनों को लिंक किया जा रहा है। इसको अगर देखा जाए तो पहले इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा मैपिंग से फिर से देख लेते हैं। पहले तो आपको देखना है कि जिस देश की बात हो रही है वो लायोस है, ये लोकेटेड है, साउथ ईस्ट एशियन देश है। इधर म्यांमार है, इधर चाइना है, इधर लायोस है। लायोस की इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखो कि ये लैंडलॉक्ड है। तो अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में कौन लैंडलॉक्ड है, मतलब समुद्र जो है, समुद्र का कोई भी छोर इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो साउथ ईस्ट एशिया में जो इकलौता देश है लायोस है। उसके बाद ये थाईलैंड है, इधर वियतनाम है, ये सब आपको याद रखना। नीचे में कंबोडिया देश लोकेटेड है और ये लायोस लोकेटेड है। इसके अलावा एक रिवर की बात इसमें की गई, उसे मेकॉन्ग रिवर बोलते हैं। तो चाइना से निकलते हुए यहाँ पे जियोवान डैम है और यहाँ से ये रिवर आती है जो ब्लू ब्लू में आप देख रहे हो, और ये लायोस से होते हुए रिवर आपकी नीचे की तरफ जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना, मेकॉन्ग रिवर किन किन देशों से पास होकर जाती है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड कंटेंट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। दोबारा से थोड़ा एक अच्छा सा और मैं आपको दिखा देता हूँ तो इससे और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। जैसे ये कंबोडिया है, ये लायोस है, और फर्दर ये आपका वियतनाम है, और यहाँ से ये रिवर आपकी इस तरीके से बहती हुई इस टाइप से आपकी आ रही है। इधर साउथ चाइना सी है और ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, तो ये फैक्ट भी याद रखना। तो साउथ चाइना सी रीजन पे आपकी आपका ड्रेन हो रही है रिवर की अगर बात किया जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब अगर दूसरी चीज़ आप देखोगे तो यहाँ पे जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, तो हमने रिवर देख ली, और लायोस के अंदर ये ऊपरी हिस्सा है लायोस में, ये देखोगे लुआंग प्रभांग करके रीजन है। लुआंग प्रभांग करके रीजन है जिस पर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो लुआंग प्रभांग रीजन आ गया, तो फैक्ट याद रखना। और इन कंट्रीज़ के बारे में याद रखना, जैसे थाईलैंड है, लायोस है, बैंकॉक है, कंबोडिया है, वियतनाम है, तो है ना, तो ये म्यांमार है। तो ये सब थोड़ा सा मैपिंग आपके मन के अंदर क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इस पर थोड़ा फ़ायदा होता है। 4-4 5-5 प्रश्न आजकल आ जाते हैं, तो जहाँ से भी स्टार्टिंग आप पढ़ते हो तो चलो वो अपना पढ़ते रहना, बट उस कंटेंट को अपडेट इन ये थोड़ा सा चीज़ों से आपको करते रहना। अब देखो चर्चा की बात क्या हो रही है कि जो लैंडलॉक्ड है, लायोस तो पूरे तरीके से लैंडलॉक्ड है, और इसका ये कहना है कि मतलब इसके पास ऐसा कोई बहुत बड़ा बीच नहीं, जैसे समुद्र बीच होता है ना कि वो, तो कोस्टल इलाकों में जो बीचेस हैं उनको लोग आके विजिट करते हैं, उससे कमाई होती है। लेकिन क्योंकि ये लैंडलॉक्ड है तो ये रिवर्स पे निर्भर करता है, और ख़ास तौर से जो बहुत ही मतलब ऐसी जो रिवर्स हैं जैसे माउंटेन्स और रिवर्स हैं, यही टूरिस्ट को इसके देश के अंदर अट्रैक्ट करते हैं। इसमें एक जगह लुआंग प्रभांग जो मैप में अभी मैंने दिखाया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और कहा गया ये माना जाता है वहाँ पे जो लॉर्ड बुद्धा थे वो यहाँ पे आए थे और रेस्ट उन्होंने किया है, तो इस वजह से मतलब काफ़ी जो फेथ उसको फॉलो करते हैं तो लोग जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है, और ये एक ऐसी जगह है लुआंग प्रभांग जहाँ पे दो रिवर आके मिलती हैं, एक मेकॉन्ग रिवर आती है, एक नाम खान रिवर्स आती है। तो आप याद रखना, नाम खान रिवर रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो ये रिवर कहाँ लोकेटेड है, तो मेकॉन्ग और नमखान रिवर आपको याद रखना है। नमखान जो रिवर है ये बेसिकली लायोस के अंदर लोकेटेड है, और ये मेजर ट्रिब्यूटरी मेकॉन्ग की ही है, और ये लुआंग प्रभांग रीजन पे ही आके जुड़ती है। तो ये जो रिवर है दैट इज़ नामखान रिवर, ये क्या है, ये थोड़ा सा आपको जानकारी बिल्कुल से होनी चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखा जाए तो अभी देखो चर्चा का विषय ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि एक बड़ा डैम प्रोजेक्ट रिवर में बन रहा है। तो ये देखो लोग जो है वो ये कहते हैं कि ये जो रिवर है, ये इस रीजन लुआंग प्रभांग जो रीजन है यहाँ पे, इसका एक बड़ा रोल है ब्यूटीफाई करने के लिए। लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। अब अगर आप डैम बनाओगे, लायोस के द्वारा ही डैम बना रहे हो, तो इससे क्या है कि देखो डैम बनते ही जो रिवर का नेचुरल फ्लो है वो आपका अफेक्ट होता है, तो इससे जो ये साइट है अफेक्ट होगी। हो सकता है इसका यूनेस्को की जो हेरिटेज का जो इसको स्टेटस मिला वो उसका चला जाए और टूरिज़्म ना हो पाए। तो इस वजह से इट इज़ स्टेटेड कि ये डैम प्रोजेक्ट ठीक नहीं, बट डैम प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुका है।
ऑलरेडी जो है बन चुका है। तो लुआंग प्रभांग बेसिकली ये कंसिडर किया जाता है कि लुआंग प्रभांग वो प्रोविंस जो कि नदर्न लाओस में है कि यहाँ पे कई समय तक ये जो वहाँ के राजा थे, रॉयल कैपिटल रहा है अंटिल 1975। बुद्धिस्ट टेम्पल्स के लिए भी ये जाना जाता है। तो यहाँ पे गिल्डेड वार्ट जियांग थोंग ये इन्होंने ये चीज़ भी इंक्लूडेड है। और वतमाइस जो है वन द रेजिडेंट ऑफ हेड ऑफ लाओशियन बुद्धिज़्म। तो ये बुद्धिज़्म यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से फैला था, तो उसका एक आप कह सकते हो एपी सेंटर के रूप में है। कमेंट सेक्शन बताओ, हाल में ही 8वां विश्व का आश्चर्य जो है वो डिक्लेयर किया गया था। तो एक देश में लोकेटेड है, टेम्पल है, और वो एक देश में लोकेटेड है जिसका नाम सी से स्टार्ट होता है, और लायोस के बगल में ही वो देश है। बताओ उसका नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में अगर आपने पढ़ा होगा तो बता सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ये एक इंटरेस्टिंग कल्चरल एस्पेक्ट है। देखो नज़र बनी होनी चाहिए, आपकी आंखें जो हैं एकदम तैयार रहनी चाहिए। अच्छा क्या कंटेंट मेरे एग्जाम के लिए, मेरे सिलेबस का काम का है। और बाकी देखो पॉलिटिकल चीज़ें चलती रहती हैं, अभी उसमें कोई मतलब न्यूज़ चैनल चला होगा तो पॉलिटिकल डिबेट चलती रही, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है कि किसको अरेस्ट कर लिया गया, किसको नहीं किया गया, मैं उसमें आपको ओपिनियन दूँ, आप एग्री करो डिसएग्री करो, तो दैट इज़ नॉट माई रोल। आई हैव टू जस्ट सी कि क्या जो चीज़ें कंटेंट सिलेबस से रिलेटेड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ किसी इशू पर जब एडिटोरियल में आर्टिकल आएगा तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखो अब इसमें हमारी नज़र जानी चाहिए कि ये एक स्पेशली एक जो है इंडिजिनस पीपल के बारे में इन्होंने चर्चा की है और एक फेस्टिवल के बारे में चर्चा की है। तो चलो भले ये एक इमेज है लेकिन हमारे लिए तो काम का है, क्योंकि हमें एक नई चीज़ पता चल रही है। तो प्यूरीपैचा करके है, तो ये एक एंशियंट सिविलाइजेशन है वेस्टर्न मैक्सिको की, और ये जो एक मैक्सिकन स्टेट ऑफ मिकोआंकन करके है, जो मतलब जो मैक्सिकन स्टेट में जो जगह है वहाँ पे ये लोग आपका मतलब ये सिविलाइजेशन देखने को मिली थी, और इसे तर्सकान सिविलाइजेशन भी कहते हैं। एंड नॉटल वर्क विच मीन्स प्लेस ऑफ फिश मास्टर, मछलियों का राजा, मतलब क्या बोलेंगे इसको, प्लेस ऑफ फिश मास्टर ये कंसिडर किया जाता है। और ये सेलिब्रेट करते हैं स्पेशल एक फेस्टिवल फ्यूगो न्यूवो प्यूरीपेचा। तो अब उसमें देखो इंटरेस्टिंग क्या होता है कि जैसे ये इस टाइप का आग जला लेते हैं, ये आप देख लेना थोड़ा सा, ये तो इंडिया की ही लग रही है। तो ये आग जला लेते हैं इस टाइप से, ये इसके बाल सफ़ेद नहीं है, ये धुआं है, ठीक है। पहले मुझे भी लगा बाल सफ़ेद है बट नहीं, बाल काले हैं पूरे। तो ये धुआं चल रहा है, सफ़ेद कलर का धुआं चल रहा है, और इसको लेके चल रहे हैं। तो इस टाइप से इनका चलता रहता है। अब ये देखो ये एक इंटरेस्टिंग जैसे फ्यूगो न्यूओ प्यूरोपेचा इस टाइप से सेलिब्रेट करते हैं। फिर लोग जैसे वुमेन्स हैं वो डांस वांस भी करती हैं अपना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। PDF में आपको सौरभ पांडे UPSC चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर लेना। और अगर आपको पुराने सारे PDFs चाहिए, कंपाइलेशन चाहिए, तो saurabhpandeyupsc.com वेबसाइट पे विजिट कर लेना। मैगज़ीन भी फ्री मैगज़ीन है, GS रिपोर्टर नाम से आती है, तो वो आप लोग देख लेना। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के कंपाइलेशन, मेंस के क्वेश्चंस मेंस के क्वेश्चंस के कंपाइलेशन, ऐसे के क्वेश्चंस के कंपाइलेशन, सब कुछ उसमें पड़ा हुआ है। तो आप लोग अपना गो थ्रू होते रहना। नेक्स्ट देखते हैं KYC फंड लॉन्ड्रिंग कंसर्न सेट इस पर RBI PTM यूनिट बैन, ये आपका कहा गया है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी एक न्यूज़ चल रही है कि पेटीएम को बैन कर दिया गया है, तो वो थोड़ा सा समझते हैं बेसिकली है क्या वो। तो ये इकोनॉमी का टॉपिक है और हमारे लिए काम का जो एक टॉपिक निकलता है, जो कि आज मैंने 5M सीरीज़ में भी इसके बारे में चर्चा ऑलरेडी कर ली है। उसी कंटेंट को यहाँ भी थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, जिससे आप लोग जिन्होंने नहीं देखा 5M सीरीज़ को उनका अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे लिए एक चीज़ जो हमें जानना है वो क्या है कि एक पेमेंट बैंक होते क्या है। जो पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक्स बेसिकली होते क्या, व्हाट आर दीज पेमेंट बैंक्स, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जनवरी 31 उन्होंने पेटीएम पेमेंट जो बैंक लिमिटेड है, तो उसे कहा है कि अपना जो भी ट्रांजेक्शन है फरवरी 29 तक उसको आपको रोकना पड़ेगा, और पहले जो अभी चीज़ें हैं ट्रांजेक्शन्स को उसको कंप्लीट पहले करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने नो योर कस्टमर नॉर्म्स जो KYC नॉर्म्स उसको फॉलो नहीं किया है। और इससे क्या है कि मतलब क्योंकि KYC नहीं किया तो इससे ह्यूज जो रिस्क हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, वॉलेट होल्डर्स हैं, दे आर इन रिस्क, ऐसा आपका कहा गया। तो अभी जो ऑडिटर हैं उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो पैन वैलिडेशन है लैक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आपका किया गया है, और सिंगल पैन को थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स के द्वारा यूज़ किया आपका जा रहा है। इवन ये भी कहा गया कि जो लिमिट एक होती है ट्रांजैक्शन, उससे ज़्यादा कई जगह पे लिमिट से जो ट्रांजैक्शन लिमिटेड कराया गया करोड़्स में।
और एक म्यूल अकाउंट है, जैसे जो डॉर्मेंट अकाउंट होते हैं तो उनका यूज़ करके ट्रांजैक्शन किया गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा गलत तरीके से ट्रांजैक्शन करा के हो सकता है मनी इन्वेशन, टैक्स इवेजन, जो भी तरीका है, एक प्रकार की इरेगुलरिटी है। तो आरबीआई ने इसके खिलाफ एक्शन लिया और सबसे ज़रूरी जो रीज़न बताया है कि उसने जो केवाईसी नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं किया। तो इरेगुलरिटी इन इट्स कंप्लायंस विद द केवाईसी नॉर्म। अब ये क्या है कि पेमेंट बैंक है, पेटीएम की बात करें तो इट ऑल्सो रन्स अ पेमेंट बैंक। अच्छा, पेमेंट बैंक्स बेसिकली जो है ये क्रेडिट दे कैन नॉट इशू क्रेडिट, ऐसा लोन वोन नहीं दे सकते ये लोग। ऑल्सो दिस कैन नॉट इशू लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स और क्रेडिट कार्ड इनको इशू नहीं कर सकते हैं ये। और एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड कर सकते हैं, और ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग ये आपका कर सकते हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है। जैसे भारतीय एयरटेल ने इंडिया का पहला पेटीएम बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक का गठन आपका किया है। ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना। अब ये इसमें ये भी कहा गया कि रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे ये कितना यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 2 लाख पर कस्टमर, और मे बी इट कैन बी इंक्रीज फर्दर। तो ये फैक्ट्स याद रखने हैं रिलेटेड विद द पेमेंट बैंक, कि पेमेंट बैंक में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड आपकी रहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोजिंग इंडिया फाइनेंशियल मार्केट टू द वल्चर्स। अब ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, लेकिन जो भी आर्गूमेंट दिया गया है ये इकोनॉमी का एक अच्छा टॉपिक बनता है। तो ये मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगा, पहले तो एक कंटेक्स्ट दूंगा, उसके बाद जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है कंटेंट थोड़ा मेंशन्ड है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या एस्पेक्ट इन्होंने जो है वो चर्चा कर रखी है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो क्या ध्यान में रखनी है कि जैसे हमें एक कंसेप्ट समझना, जैसे हम वी टॉक अबाउट, जैसे वी टॉक अबाउट बॉन्ड्स, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। बॉन्ड्स शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो जैसे मान लो कोई एक पर्सन ए है, इसने क्या है गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, मान लो इसने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट बॉन्ड पे। तो गवर्नमेंट बॉन्ड में इसने 5 साल के लिए ये जो है लिया, मतलब 1,000 तो कम बोल दिया मैंने अमाउंट, मान लो 10,000 रुपये इसने किया, तो एक बॉन्ड खरीद लिया। बॉन्ड खरीदने का मतलब क्या, इसने 10,000 दिया, सरकार मान लो आरबीआई ने बेचा, आरबीआई ने जो है आरबीआई ने फैसिलिटेट किया और उसके माध्यम से 10,000 रुपये जो ए ने दिया गवर्नमेंट बॉन्ड को, और उसको ये कहा गया कि चलो तुम 5 साल तक तुम्हारे 10,000 रुपये हमारे पास हैं और तुमको जो है 5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और गवर्नमेंट बॉन्ड है तो सिक्योर भी हो जाएगा। इसको हम सोवरेन बॉन्ड शब्द भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली क्या हुआ कि आरबीआई के पास या कोई भी ऐसा जो बॉन्ड जारी करता है उसके पास क्या आ गया, पैसा आ गया, उसके पास फंड आ गया। ऐसे लाखों लोग, मान लो 1 लाख लोग हैं और वो 10,000 रुपये खर्च करते हैं, तो आप खुद देखो कितना बड़ा अमाउंट आ गया। और उनको ये है कि ये जो 1 लाख लोग हैं, ये 1 लाख लोग बेसिकली आपके जैसे जो ये 1 लाख लोग हैं, तो ये 1 लाख लोग बेसिकली बॉन्ड को बाय करेंगे। तो इनको ये है कि मेरा 10,000 रुपये में मुझे 5% इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, तो मुझे इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा होगा। और जो 10,000 रुपये ले रहे हैं 1 लाख लोगों से, वो बेसिकली उनके पास एक फ़ंड मिल जाएगा जिसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक मार्केट से बोरो करने का तरीका है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। अब ये चीज़ें प्रिवेलेंट 2 लेवल पे हैं, एक होता है डोमेस्टिक लेवल पे, जैसे डोमेस्टिक जो आपका मार्केट है, दूसरा एक इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। अब इंटरनेशनल लेवल पे जनरली जैसे अगर मान लो होता भी है तो उसमें डॉलर या फिर जो हार्ड करेंसीज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। डोमेस्टिक करेंसी तो चलो जैसे भारत के कंटेक्स्ट में तो रुपीज़ भी हो सकता है। तो फिलहाल एक स्टेप लिया गया जिसमें ये जो लोकल मार्केट है, लोकल करेंसी जो है, लोकल करेंसी बेसिकली का जो बॉन्ड मार्केट है, जैसे मान लो जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जनरली डॉलर्स और इन सबको कंसिडर किया जाता था, तो यहाँ पे लोकल करेंसी मतलब रुपीज़ में जो गवर्नमेंट बॉन्ड है इनका इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शन हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे। तो जैसे मान लो कि सपोज़ करो कि एक कोई गवर्नमेंट बॉन्ड है, एक एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड अगर जेपी मॉर्गन ने उसने लिस्ट आउट किया है कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड है इंडियन रुपीज़ के अंदर है, और उसको कोई भी फिर इन्वेस्ट करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट का मतलब ये नहीं कि हम ही करें, जैसे डोमेस्टिक में तो चलो डोमेस्टिक मार्केट में जैसे हम हैं, जो लोग हैं वहाँ के वही करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में तो बाहर के लोग भी कर सकते हैं, मैक्सिको से भी कर सकते हैं, जापान से भी कर सकते हैं, यूएस से भी कर सकते हैं, और वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी करेंसी कितनी स्टेबल है।
और ट्रस्ट पे भी काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। जैसे डॉलर वाले से रिलेटेड है तो ईजिली लोग कर देंगे, या फिर ऐसी करेंसी जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन काफ़ी अधिक है, वो करेंसी स्टेबल रहेगी, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी, ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। मान लो चाइना की कोई चाइना करेंसी है, तो जिनका मतलब इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा प्रेजेंस है तो उनकी करेंसी भी ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि उनकी करेंसी का ज़्यादा डिमांड आपका बना रहेगा। ये एक बड़ा फैक्टर है। तो अब अगर मान लो हम रुपीज़ में ये अगर लोकल मार्केट, जो लोकल हमारी करेंसी में गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं, इनको हम रजिस्टर करवा रहे हैं और लोग इन्वेस्ट भी करेंगे, तो इसमें एक हमें बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि हाँ, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड को किसी ने खरीदा या सोवरेन बॉन्ड को किसी ने खरीदा, उससे जो एक प्रकार से डेट है, या आप कह सकते हैं कि हम बोरविंग कर रहे हैं, तो हमारे पास रिसोर्स डाइवर्सिफाई हो रहा है। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल डेट एक प्रकार से कर रहे हो। पहले एक्सटर्नल डेट के दूसरे मेजर्स थे, बट ये भी एक तरीका है एक्सटर्नल डेट का, कि इन्वेस्ट आपका कर रहे हैं आपकी करेंसी पे और गवर्नमेंट बॉन्ड को ले रहे हैं, तो उससे फिर जो है एक प्रकार से वी कैन से कि बेनिफिट है। बेनिफिट इन द सेंस कि हमें पैसा जो है वो मिल रहा है। लेकिन इससे कुछ एक प्रकार से इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक पूरा इसमें इशू। तो पहली चीज़ क्या आपको देखनी है, व्हाट यू हैव टू कंसिडर इज कि जो इन्होंने कहा है कि जैसे जेपी मॉर्गन बेसिकली, इफ़ यू टॉक अबाउट द जेपी मॉर्गन, तो जेपी मॉर्गन ने क्या है, जेपी मॉर्गन बेसिकली उसने अपना प्लान किया कि इंडिया का जो लोकल करेंसी गवर्नमेंट बॉन्ड है उसको वो गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स के अंदर इंक्लूड करेगा, ये इंडेक्स में इंक्लूड करेगा जून 2024 से। और इससे एक्सपेक्टेशन बढ़ी है, और दूसरे जितने भी इंडेक्स वाले हैं वो भी फिर करेंगे, क्योंकि इंडिया एक बड़ा मार्केट है, तो वो मतलब बड़ा मार्केट है, तो उसमें एक इंटरनेशनलाइजेशन उसके लिए फैसिलिटेट करेगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और भी है, जैसे एक कंसेप्ट हमने पहले देखा था जिसे हम कहते हैं, वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़। ये टर्म अगर आपको याद हो, हमने कई बार डिस्कस किया, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़। अच्छा, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ का क्या मतलब होता है? इट सिंपली सेज कि जो जितने भी ये चीज़ों का ट्रांजैक्शन है, जितनी भी इन चीज़ों का ट्रांजैक्शन है, वो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे मान लो हमने पेट्रोल लिया, अब हम पैसा दे रहे हैं रुपीज़ में, तो ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है रुपीज़ में, तो दैट इज़ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ जो है रुपीज़, हम उसको कैसे कह सकते हैं। तो ये कहा गया कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये बेसिकली, क्योंकि लोकल जो हमारी करेंसी मतलब जो रुपीज़ है उसको, उस पर बेस्ड गवर्नमेंट बॉन्ड को आप इंडेक्स कर रहे हो, तो इससे क्या रुपीज़ का भी इंटरनेशनलाइजेशन आपका हो रहा है। सो जो लोकल बॉन्ड मार्केट है ये बेसिकली फाइनेंस करेगा करंट आपका जो करंट अकाउंट, फिजिकल डेफिसिट, जो भी आपके डेफिसिट्स हैं, क्योंकि देखो डेफिसिट को मीट करने, जैसे मान लो फिजिकल डेफिसिट ले लो। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि आपने 100 रुपये कमाए, सरकार ने 100 रुपये कमाए, 120 रुपये खर्चा कर दिए, तो 20 रुपये क्या हुआ, ये फिजिकल डेफिसिट हो गया। अब इसको हम कैसे मीट करेंगे? आपके पास है तो 100 रुपये, बट 120 रुपये कैसे आपने खर्चा कर दिया? 20 रुपये तो आपने फिर उधारी ली, तो जो उधारी मतलब बोरविंग जितनी होती है उतना फिजिकल डेफिसिट होता है। तो फिजिकल डेफिसिट को मीट करने का ये भी एक तरीका आपका बन जाता है। उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ बोरविंग है ये भी डिक्लाइन होगा, क्योंकि बाहर से जैसे फंड आएगा, फिर वो भी डोमेस्टिक लेवल पे भी उससे कंपटीशन आपका देखने को जो है मिलेगा। लेंडिंग और प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है दैट विल आल्सो इंक्रीज। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कुछ पॉइंट्स भी मेंशन किए हैं जो राइटर हैं, तो मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं जिसको हमको अपने लेवल पे देखना है। क्योंकि देखो जब भी ये पॉलिसीज़ और ये सब बनती है ना, तो बहुत ही ब्राइट माइंड्स जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। क्रिटिसाइज तो आप 2 मिनट में कुछ भी लिख के कर सकते हो, वो अलग चीज़ है। हमें एक पॉजिटिव एंगल पहले देखना है। अब देखो ये भी कहा गया कि यहाँ पे ये कहा गया कि जैसे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए, तो जैसे जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ होती है ना, तो उसमें पैसा आसानी से नहीं मिल पाता है। जैसे मान लो हम रुपीज़ में इंटरनेशनल लेवल पर अगर हमें पैसा चाहिए डॉलर में, और जो बाहर की करेंसी उसमें मिलेगा, तो ये एक कदम हो जाता है। मतलब इसे हम ओरिजिनल सिन प्रॉब्लम शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जो हैं वो अपना लोकल लेवल पे लोकल करेंसी जो अवेलेबल है उसमें उनको लोन नहीं मिलेगा। अब इस वजह से मान लो डॉलर में लिया, अब डॉलर मिले तो उसमें जो फ्लक्चुएशन होगा डॉलर में, उससे भी उनकी बोरविंग की जो आप कह सकते हैं कि बोरविंग उनसे उसकी भी काफ़ी अफेक्ट होती है। जैसे अगर आप अपनी करेंसी में नहीं ले सकते हो, दूसरी करेंसी पे ले रहे हो, तो उसमें जो फ्लक्चुएशन होगा उससे भी आप
मतलब वल्नरेबिलिटी आपकी बनी जाती है। तो एक्सटर्नल डेट बेसिकली रिजर्व करेंसी जैसे डॉलर और इन सब से जो है डिसाइड होती है, और इससे फिर जो भी चेंजेस उसमें होंगे तो उससे भी अफेक्ट आपका होगा। अब अगर बॉन्ड मार्केट या फिर बोरोइंग अगर आप लोकल करेंसी में कर रहे हो तो ये क्या है, एक्सचेंज रेट रिस्क पास्ड ऑन टू द इंटरनेशनल लेंडर्स ऑल्सो। तो ये भी है, लाइक अगर आप ओपन बॉन्ड मार्केट कर रहे हो या बोरोइंग कर रहे हो लोकल करेंसी के अंदर, जो एक्सचेंज रेट रिस्क है वो इंटरनेशनल लेंडर के लिए भी आपके लिए बढ़ जाता है। जैसे जनरली देखो, जैसे जैसे मान लो क्यों बढ़ जाता है एक्सचेंज रेट, क्योंकि ये एक्सचेंज जो भी आपका अमाउंट डिसाइड होगा वो $1 कितने रुपीज़ का है, तो उस पर भी चीज़ें काफ़ी अधिक निर्भर आपकी करती हैं। तो डोमेस्टिक लेवल पे सब कुछ डोमेस्टिक, मतलब क्योंकि सब कुछ रुपीज़ के कंटेक्स्ट में डिसाइड हो रहा था, तो वहाँ पे जो भी वैल्यू, मान लो 10,000 आपने खर्चा किया तो 10,000 में 5% है, तो उसी हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर रुपीज़ में भी कर रहे हो बट उसका जो एक स्टैंडर्ड है वो आपका डॉलर के बेसिस में कैलकुलेट अगर होगा, तो वो जो रिस्क है, एक्सचेंज रेट रिस्क है, वो वल्नरेबिलिटी आपकी बनी रहती है। तो इट हैज़ टू बी कंपनसेटेड। एंड ये लाइक कहा गया कि बॉन्ड्स आर जनरली सब्जेक्ट टू डोमेस्टिक ज्यूरिडिक्शन, लेंडर्स आल्सो फेस एन एडिशनल डिफॉल्ट रिस्क। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि जैसे मान लो जिसने भी खरीदा बॉन्ड आपके लाखों करोड़ों रुपए में जो भी लिया, तो मान लो फिर बाद में 5 साल बाद रीपे करने की कैपेबिलिटी ना हो या कुछ इश्यूज आ जाएं, तो वो भी एक डिफ़ॉल्ट रिस्क भी एक कंसिडर इन्होंने कहा। सो लोकल करेंसी जो बॉन्ड्स हैं उन्हें और हायर रिस्क देना, मतलब हायर रिटर्न देना पड़ेगा। जैसे एक तो ये कहा गया कि चलो एक्सचेंज रेट वाला भी एक जो रिस्क है उसको मीट करना, मतलब उसको भी देखना पड़ेगा, वो फेस कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रिस्क भी एक बड़ा फैक्टर बन सकता है कि रुपीज़ में पैसा लिया, अब मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा ये कहा गया कि इन्हें हायर रिटर्न, क्योंकि देखो ये सिंपल सी बात है, आप किसी, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, आप किसी एक मार्केट में जाते हो और 5 कपड़े की दुकानें, तो आप उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगे जो थोड़ा सस्ते में और अच्छा दे। ऐसे ही मान लो इतने सारे लोकल करेंसी अगर बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, तो वो रिटर्न, मतलब कोई खर्चा तभी करेगा ना जिसको उसको हायर रिटर्न मिलेगा। जहाँ उसको रिटर्न मिलेगा उसी के बॉन्ड्स और वो सब खरीदेगा वो। तो ये भी एक चीज़ आपका हाईलाइट किया गया। और जो इंटरनेशनलाइजेशन है बॉन्ड मार्केट, इमर्जिंग इकोनॉमी, खासतौर जैसे इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो इसमें लॉस ऑफ ऑटोनॉमी भी देखने को मिलती है इन कंट्रोलिंग लॉन्ग टर्म रेट, एक्सपोजर देम टू ग्रेटर इंटरेस्ट रेट। उसके बाद ग्लोबल रिस्क एपेटाइट, लिक्विडिटी कंडीशन, डेट रेट्स। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ इन्होंने कहा कि एक ऑटो, जैसे मान लो इसको समझने का ऐसा तरीका समझो कि जैसे मान लो कि अब डोमेस्टिक लेवल पे, जैसा मैंने आपको कहा कि डोमेस्टिक लेवल पे अगर आपका रुपीज़ पे ही हर चीज़ है तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंटरनेशनलाइजेशन की बात करें, तो इंटरनेशनलाइजेशन अगर हम बॉन्ड मार्केट का कर रहे हैं तो इंटरनेशनल फैक्टर से वो बहुत अधिक अफेक्ट होगा। तो इसमें जो इंटरनेशनल एस्पेक्ट, लॉज हैं, जुरिडिक्शन हैं, एक्सचेंज रेट रिस्क है, वो सब कुछ जो है उस पर इम्प्लीमेंट होगा। तो वो उसका इम्पैक्ट हमारे जो इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट उसमें तो है ही, बट उसका इम्पैक्ट आपका डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट में भी देखने को मिलेगा। तो ये क्योंकि देखो रुपीज़ में वही चीज़ डोमेस्टिक लेवल पे है और इंटरनेशनल लेवल पे भी रुपीज़ में है, दोनों चीज़ें रुपीज़ में हैं, तो आपका डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट भी इससे इट विल ऑल्सो भी अफेक्टेड, वो भी अफेक्ट काफ़ी देखने को मिलेगा। सो फॉरेन लोकल करेंसी बॉन्ड मार्केट के माध्यम से अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए एक फैसिलिटेट करेगा, क्योंकि आपके बॉन्ड खरीदेंगे लोग, बाहर से पैसा लगाएंगे तो पैसा आपके देश के अंदर आएगा। लेकिन इसमें इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या बोली है, लेकिन कहा कि जैसे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जो कि मेनली जो रिजर्व करेंसीज में जैसे डॉलर में हैं, तो वो हाथ में किसके होते हैं, जैसे लाइक रिजर्व करेंसी सच एज यूएस ट्रेजरी। जो लोकल करेंसी सॉवरेन डेट इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, दे आर नॉट हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक एज इंटरनेशनल रिजर्व, बट जो इन्वेस्टर्स हैं या मनी मैनेजर, इसलिए डिफ़ॉल्ट के रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर हम सॉवरेन बॉन्ड की बात करें तो बड़ी इकोनॉमीज़ के अंदर वो यूएस ट्रेजरीज या फिर उनके सेंट्रल बॉन्ड के सेंट्रल बैंक के द्वारा आपका चीज़ें होल्ड रहती हैं। लेकिन यहाँ पे आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, मनी मैनेजर्स हैं, उनके हाथ के उनके माध्यम से चीज़ों को सेल किया जाएगा। तो ये भी एक डिफ़ॉल्ट रिस्क या चीज़ें वी कैन से आप कह सकते हैं कि बढ़ा सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी आपकी रहती है। सो इंटरेस्ट रेट हाइक या लोकल करेंसी में डिप्रिसिएशन या दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप देख लो तो इससे आपका जो लोकल करेंसी है, जो बॉन्ड इंटरनेशनल लेवल पे, वो आपका इससे भी काफ़ी हद तक अफेक्ट होगा। इट इज़ ऑल्सो एन स्टेप टुवर्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंटर रुपीज़, बिकॉज इंडियन रुपीज़ में चीज़ें ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, लोकल
करेंसी मतलब रुपीज़ में बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीदेंगे लोग, तो एक स्टेप है टुवर्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज़। अब इसमें जैसे इंडिया और रशिया ने भी एक एग्रीमेंट साइन किया था कि रशिया से हम जो भी क्रूड ऑयल लेंगे उसको हम पेमेंट जो है रुपीज़ में करेंगे, वी विल पे इन रुपीज़। तो ये चीज़ डिसाइड हुई थी, बट क्या हुआ था कि रशिया ने फिर इस चीज़ को थोड़ा सा अपोज भी करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा रुपीज़ एक्यूमुलेट होता जा रहा था। और इंटरनेशनल लेवल पे क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट में देखा जाए तो 2.5 ऐसा ही कंट्रीब्यूशन, इतना परसेंट ही है। तो अगर मान लो आपकी करेंसी का डिमांड नहीं है, जैसा आपके पास सपोज़ करो आपके पास बांग्लादेशी करेंसी है, अब बांग्लादेशी करेंसी लेके आप बैठे हो, तो जब बांग्लादेश जाओगे तो वहाँ तो खर्चा हो जाएगा, लेकिन और जगह पे बांग्लादेशी करेंसी दोगे तो नहीं रहेगा, तो आपको इकट्ठा होती चली जाएंगे। तो रुपीज़ के साथ भी ऐसा कुछ फेस करना पड़ सकता है। तो ये हमारी करेंसी जब स्ट्रांग और अधिक होगा तब ये स्टेप और अधिक हम कह सकते हैं इट विल बी मोर हेल्पफुल। फिर आरबीआई ने 17 बैंक्स जो हैं टू सेटल ट्रेड इन इंडियन रुपीज़ अक्रॉस 18 कंट्रीज़, ये चीज़ फैसिलिटेट किया है। एंड फिर उसके बाद ये, क्योंकि आप नए बैंक्स क्रिएट कर रहे हो, नए एवेन्यूज़ क्रिएट कर रहे हो, तो नए स्पेकुलेशन के नए जगहें क्रिएट आपकी हो रही हैं, है ना। कि स्पेकुलेशन मतलब करेंसी की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन, अरे ये करेंसी नीचे गिर सकती है, ऊपर उठ सकती है, इस तरीके, तो एक नए एवेन्यूज़ आपके क्रिएट आपके हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एडिटोरियल का बहुत अच्छा आर्टिकल है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास किया है, एंड आई एम होपफुल कि आप इसको समझ के आपने समझा होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लेना है। चलो क्वेश्चन देख लो, व्हाट रोल टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इन डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या हो सकता है, 10 नंबर में लिखना है। ये सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पर अपने आंसर पोस्ट करें, कोई क्वेरी है तो आप इस पर मुझे मैसेज करें। ये इंपॉर्टेंट डिटेल कोर्स करंट अफेयर्स का 2 साल का जो मैं करंट अफेयर्स कवर करूँगा, 2024 के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कवर होगा। तो अभी 30% ऑफ आज के लिए है। आप सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सौरभ पांडे CSE ऐप। तो इसमें बहुत सारे कंटेंट आपको फ्री भी मिलेंगे, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इस कोर्स से भी जुड़ पाएंगे। और ये कोर्स सिर्फ 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही है, प्रीलिम्स से स्पेसिफिक होगा। इसमें 1000+ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस को मैं दूंगा, और ये 60 के आसपास इसमें लेक्चर्स होंगे जिसमें हम लोग सारा कंटेंट कवर करेंगे। आप सिर्फ अपना स्टैटिक पे ध्यान दो, वो भी स्टैटिक भी मैं फरवरी 10 या 11 से आपको स्टैटिक के वीडियोस भी इसमें चैनल पे आने लग जाएंगे, पॉलिटी के, हिस्ट्री के सारे चैनल, सारे ये कंटेंट भी आपको मिलने लग जाएगा। तो वो भी मैं फ्री यूट्यूब के अंदर कराऊंगा, साथ में ये कोर्सेज भी आपके चलते रहेंगे। तो इस ऐप को जरूर से डाउनलोड करें, और जैसे ही आप सौरभ पांडे CSE ऐप या सौरभ पांडे UPSC.com विजिट करते हैं तो यू विल फाइंड कि एक जो कोर्स है अलग अलग, ये कोर्स का लिंक मिल जाएगा। CSET जो जैन सर के द्वारा लिया जा रहा है ये आपको मिल जाएगा। प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम अभी ज्वाइन नहीं करना क्योंकि इसका बैच क्लोज हो सकता है, ऑल्दो आपके पास ऑप्शन होगा, बट मैं आपको मना कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर ऑप्शनल जरूर से करें, अगर आप 25 की तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर से ज्वाइन करें। तो इसमें भी अभी आई थिंक 20% या 30% ऑफ भी है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आंसर राइटिंग वाला नहीं करना है। इसके बाद ये एडवांस करंट अफेयर्स प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का इसका 16वां टेस्ट इस संडे को शेड्यूल्ड है, तो इसको भी मिस नहीं करें। ARC रिपोर्ट वाला कोर्स आप लोग कवर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा भी मेंस स्पेसिफिक कोर्सेज, प्रीलिम्स के NCERTs, ये सब चीज़ें आपको विद इन 1 ईयर के अंदर सब कुछ ऐसा रहेगा कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस कुछ किताबें पढ़नी है, कोर्स जो अवेलेबल रहेंगे उनको ज्वाइन करके अपना क्लासेस कर लेनी है, पढ़ते रहना, बाकी यूट्यूब के माध्यम से हम लोग करते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सौरभ पांडे UPSC जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आप लोग जरूर से गो थ्रू हो जाएं, जो टेलीग्राम चैनल है आपका, तो इसमें भी आप अपने आंसर पोस्ट करें, PDF आपको मिलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।